हर शब्द बहुत जरूरी है वाक्य को सार्थक बनाने के लिए, और हर शब्द का सही होना बहुत जरूरी है, सही जगह पर होना बहुत जरूरी। इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच का पढ़ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्टडी बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक बार फिर से आपके पसंदीदा नॉलेज चैनल इंग्लिश आसानी से में आपका स्वागत है। अभी हम ये सीरीज कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच या शब्द भेद। इसमें हमने पिछले अंकों में आपको बताया कि हर शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण है, हर शब्द अपने आप में एक पार्ट ऑफ स्पीच है। हर शब्द जब तक वो सही जगह पर अपनी नहीं रखा जाएगा या उसके आगे सही शब्द उसे नहीं लगाए जाएंगे, ऐसा वाक्य कोई अर्थ नहीं बनेगा, निरर्थक हो जाएगा, सार्थक होगा ही नहीं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी टॉपिक है, टॉपिक पर थोड़ा ध्यान दें। हमने आपको पिछले अंक में बताया था कि ये वर्गीकरण क्यों किया गया है शब्दों का, Why are they classified, क्लासिफिकेशन का क्यों करा गया है। उसकी वजह ये थी कि कुछ शब्द ऐसी चीज़ें बताते हैं जो दूसरों से अलग होती हैं, फिर कुछ शब्द ऐसी चीज़ें बताते हैं जो उससे अलग होती है, कुछ शब्द ऐसी चीज़ बताते हैं जो उससे अलग होती है। जैसे गुण अलग होते हैं, क्रिया अलग होती है और संज्ञा अलग होती है। संज्ञा का गुणों से कोई लेना देना नहीं होता, गुणों का क्रिया से कोई लेना देना नहीं होता, ये अलग अलग चीज़ें होती है। तो इसी तरीके से शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। एक उदाहरण और आपको समझाने के लिए, एक वाक्य है, एक दूसरा कॉमन सेंटेंस हमने लिया, गीता हैज कम फ्रॉम पटना एंड विल स्टे विद हर अंकल। गीता पटना से आई है और अपने चाचा के साथ रहेगी। अक्सर ऐसा होता है, एग्जाम देने आप भी हो सकता है जाते रहे हों, गए हों तो कहीं या तो होटल में रहते होंगे, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रहते होंगे, तो कोई दूसरा आपके बारे में बात करेगा तो ये कहेगा भाई फलाना जो है वो फलानी जगह से आया और वहाँ पर रह रहा है। ये एक आम वाक्य है। शादी अटेंड करने गए हों, ठीक है, तो आम वाक्य है ये। तो अब इस वाक्य में आप देखें कितने नाउन्स हैं, कितने शब्द ऐसे हैं जो वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में बताते। गीता एक व्यक्ति के बारे में बता रही है, गीता कोई व्यक्ति है, पर्सन है कोई। पटना कोई स्थान है, अंकल कोई व्यक्ति है। तो इस वाक्य में ही गीता, पटना और अंकल तीन तो नाउन ही हो गए, ठीक है। और इनमें से एक भी हटा के देखिए, गीता हैज कम फ्रॉम एंड विल स्टे विद हर अंकल, तो आपको पटना गायब कर दीजिए तो समझ में नहीं आएगा, गीता गायब कर दीजिए तो समझ में नहीं आएगा, अंकल गायब कर दीजिए तो समझ में नहीं आएगा। तीनों अपनी जगह जरूरी है। ये तीन नाउन हो गए इसमें। और आगे चलें, हैज, विल, गीता कम फ्रॉम पटना एंड स्टे विद हर अंकल। गीता कम फ्रॉम पटना, अब हैज कम या विल कम, मतलब वो आ चुकी है या आएगी, कैसे क्लियर होगा। तो हैज, यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब मॉडल पढ़े थे आपने, हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो थे, तो ध्यान कीजिए उसमें हेल्पिंग वर्ब्स थे, मॉडल्स थे, ऐसी सहायक क्रियाएं जो क्रिया के अर्थ को और स्पष्ट बनाती हैं। गीता हैज कम फ्रॉम पटना, गीता पटना से आई है, हैज कम का मतलब आई है, आ चुकी है। अगर यहीं विल होता तो कहानी दूसरी हो जाती, गीता पटना से आएगी हो जाता। आपको बताया था ना कि सहायक क्रिया जो है वो किसी भी सेंटेंस के वर्ब के, सेंटेंस में जो भी वर्ब होती है उसका काल बदल देती है, उसका मूड बदल देती है, मतलब वो अपने आप में बहुत पावरफुल चीज है, उसकी खासियत बताती है, बिल्कुल सही शेड देती है उसको। तो यहां पर हैज ने ये बता दिया कि वो आ चुकी है। ऐसे ही एंड विल स्टे, विल एक मॉडल है, लेकिन इसने ये बता दिया कि वो ठहरेगी कहाँ। विल स्टे, ठहरेगी, अपने अंकल के पास ठहरेगी, ठहरेगी मतलब अभी वो ठहरी नहीं है, आ गई है, लेकिन उसे ठहरना है,
तो ये कौन बता रहा है? विल। तो हैज और विल हेल्पिंग वर्ब्स। हमने कहा था मॉडल्स को भी मोटे तौर पर हेल्पिंग वर्ब मान लीजिए, क्योंकि उसका इस्तेमाल उसी तरीके से होता है। तो ऐसे ही गीता हैज फ्रॉम पटना एंड विल विद हर अंकल, हम कह दें, कम को हटा दें और स्टे को हटा दें, तो क्या ये समझ में आएगा? कुछ आएगा ही नहीं। तो कम और स्टे ये वर्ब्स है। आना कहीं से ये क्रिया है, काम होगा ना, टिकट खरीदा होगा, ट्रेन में बैठी होगी या बस में बैठी होगी, वहां से आई होगी, बस स्टैंड पे उतरेगी, रिक्शा पकड़ा होगा या पैदल चल के आएगी, फिर सामान उठाते हुए, तो सब क्रिया है ये, ठीक है ना। तो कम और स्टे ठहरना कहीं पर, सोना भी एक क्रिया है, ऐसे ही ठहरना भी एक क्रिया है। अपना सामान रखा हुआ, बेड वेड सेट किया, फ्रेश हुए, आराम किया, खाया पिया, आराम किया, तो ये सब क्रियाएं होती हैं। तो स्टे भी एक क्रिया है। तो इसी वाक्य से ले रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं ले रहे हैं, देखिए इसी वाक्य से ले रहे हैं। तो कम और स्टे क्रिया हो गई। अब यहां फ्रॉम और विद प्रीपोजिशन से, अगर हम ये कहते गीता हैज कम पटना एंड विल स्टे हर अंकल, हम फ्रॉम गायब कर देते और विद गायब कर देते, तो क्या होता? तो हैज कम टू पटना लगा देते तो क्या होता? वो पटना आई है हो जाता। फ्रॉम से हुआ कि वो वहां से आई है, टू करते तो वो पटना आई है हो जाता, चेंज हो जाता। इसलिए हमको ये प्रीपोजिशन इस्तेमाल करने पड़े यहां पर, तभी इस वाक्य का सही अर्थ निकला। तो देखिए यहां पर हमने फ्रॉम और विद प्रीपोजिशंस भी लगाए हैं, ठीक है। ये भी हो सकता था विल स्टे विदाउट हर अंकल, विदाउट में होता अच्छा अपने चाचा के बिना ठहरेगी, कहाँ ठहरेगी ये नहीं क्लियर हो रहा, चाचा के बिना ठहरेगी। तो स्पष्ट करने के लिए वाक्य को हमको ये प्रीपोजिशंस भी इस्तेमाल करने पड़े यहाँ पर। ऐसे ही हर, गीता हैज कम फ्रॉम पटना एंड विल स्टे विद अंकल, तो कौन से अंकल भाई? मेरे अंकल, तुम्हारे अंकल, किसके अंकल? तो विद हर अंकल, हर शब्द ये बता रहा है कि उसके चाचा जी, ठीक है। तो पॉजेसिव डिटर्मिनर है ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है। तो आपने देखा कि हर शब्द एक पार्ट ऑफ स्पीच है। हर शब्द बहुत जरूरी है किसी वाक्य का सही मतलब बताने के लिए, सही सूचना देने के लिए, वाक्य को सार्थक बनाने के लिए हर शब्द जरूरी है, और हर शब्द का सही होना बहुत जरूरी है, सही जगह पर होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच का पढ़ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्टडी बहुत जरूरी है। इन सबको समझने के बाद अंत में क्या निचोड़ निकला, हमें क्या समझ में आया कि पार्ट ऑफ स्पीच किसी वाक्य में अपने अर्थ या कार्य के अनुसार शब्दों के वर्गीकरण को कहते हैं, ठीक है। दो चीज हुई इसमें, शब्द का अर्थ क्या है और वो कार्य क्या कर रहा है, उस वाक्य में उसका क्या कार्य है। जब हम उसके हिसाब से उसको क्लासिफिकेशन कर देते हैं, उसको अपने खास ग्रुप में रख देते हैं, उसको खास अपने वर्ग में रख देते हैं, तो उसको हम एक खास तरह का पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं, ठीक है। द टर्म पार्ट ऑफ स्पीच इज क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग एंड फंक्शन इन अ सेंटेंस, ठीक है। आपको इन उदाहरणों से समझ में आ गया होगा। अब परिभाषा को समझाने के लिए हमने ये पिछले 2 अंक इसीलिए बनाए थे ताकि आपको ये परिभाषा अंत में अच्छे से समझ में आ जाए कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है किसी वाक्य में अपने अर्थ या कार्य के अनुसार शब्दों के वर्गीकरण को कहते हैं। यहाँ हमने बहुत समय बाद एक लंबा सेंटेंस इस्तेमाल किया है डेफिनेशन आपको समझाने के लिए। देखिए अब थोड़ा सा आप भी छोटे छोटे सेंटेंसों के दायरे से बाहर निकले, छोटे छोटे वाक्यों के दायरे से बाहर निकलना शुरू कीजिए और बड़े और लंबे सेंटेंसेस को
पढ़ना और समझना सीखिए। बहुत आसान है, आपको एक साथ समझ में ना आता हो तो इसको आप पार्ट्स में ब्रेक कर लिया कीजिए, टुकड़ों में तोड़ लिया कीजिए इसको। जैसे द टर्म एक हिस्सा हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक हिस्सा हो गया, इस क्लासिफिकेशन एक हिस्सा हो गया, ऑफ वर्ड्स एक हिस्सा हो गया, अकॉर्डिंग टू एक हिस्सा हो गया, देयर मीनिंग एक हिस्सा हो गया, एंड फंक्शन एक हिस्सा हो गया, और इन अ सेंटेंस एक हिस्सा हो गया। तो आप ऐसे टुकड़ों में किसी भी बड़े सेंटेंस को, जब आप कहीं कंफ्यूजन होगी, इतना बड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको टुकड़ों में करके समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हमको अब धीरे धीरे इस तरफ बढ़ना है ही। हम अब उस दायरे में नहीं रह सकते कि राम ने खाया और श्याम ने गाया, तो ये काम तो नहीं कर सकते, थोड़ा बढ़ना पड़ेगा ना हमको। तो इस तरीके से आप बड़े सेंटेंसेस को समझ सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच अंततः क्यों पढ़ा जाता है ये समझ में आ गया होगा, और ये अंक हमारा आपको अच्छा लगा होगा, हमारा चैनल भी आपको अच्छा लग रहा है, ये जाहिर है। तो और आगे बढ़िए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने मित्रों, परिजनों और परिचितों के साथ इसको शेयर कीजिए, और हर उस आदमी के साथ जिसको आपको लगता है कि अंग्रेज़ी पढ़ने की ज़रूरत है या अंग्रेज़ी पढ़ने की इच्छा है, उसके साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए। तो अपनी सीरीज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम अगले अंक में शुरुआत देंगे। ये प्रीफेस से आपको 2-3 अंकों से समझ में आ गया होगा कि हम क्यों वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए विदा।